वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड। जो नेशनल पार्क है एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये मेनली फॉरेस्ट एरियाज ही होती है। बट जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, ये बहुत बड़ा एरिया होता है। इसमें 2-3 डिस्ट्रिक्ट भी कवर हो सकते हैं, जिसमें प्रोटेक्ट किया जाता है वाइल्ड लाइफ को, मतलब जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, एंड ऑल्सो जो वहाँ पे ट्राइबल्स रह रहे हैं उनको भी वहाँ पे कंजर्वेशन दिया जाता है। उनका जो ट्रेडिशनल लाइफ है, जिस तरीके से वो जी रहे हैं, उनका जो कल्चर है, नॉलेज है, उन सबको प्रोटेक्शन वहां पे मिलता है। बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ था 1971 में एज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को मैप। यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971 में आया था। उसी में उन्होंने बायोस्फीयर रिजर्व का एक कॉन्सेप्ट दिया कि हमें पूरा बायोस्फीयर को बचाना है। तो बायोस्फीयर में सभी कुछ आ जाता है। यहाँ पे मैन, एनिमल, प्लांट्स के साथ ही ह्यूमन बीइंग भी यहाँ पे आ जाते हैं। इंडिया ने स्टार्ट किया था नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम 1986 में। तो यहाँ पे प्रमोट किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नेशनल पार्क है, वहां पे कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी नहीं हो सकती है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो सकती है। बायोस्फीयर रिजर्व में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो सकती है, बट वो सस्टेनेबल होना चाहिए। वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो नेचर को नुकसान पहुंचा रही है। बेस्ड ऑन लोकल कम्युनिटी एफर्ट, जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनकी ही नॉलेज को हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम से, बहुत सालों से, सेंचुरीज से उस जगह पर रह रहे हैं। उनको अच्छा नॉलेज है वहाँ का, और उनकी जो एक्टिविटीज होती है वो जनरली नेचर फ्रेंडली ही होती है। तो उन सबको हमें यूज करना है, साथ में साइंटिफिक एक्टिविटीज वहाँ पे करनी है, ताकि इफेक्टिवली कंजर्वेशन हो चुके। तो मेनली बायोस्फीयर रिजर्व ट्राई करता है बैलेंस करने का इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट विथ प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर। नेचर को भी बचाना है, सोशल डेवलपमेंट भी करना है, और इकोनॉमी को भी ग्रो करना है। किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क भी आ सकते हैं। वन और मोर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी उसके अंदर हो सकती है। इसका एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पे 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट में ये बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व फैला हुआ है। पहला डिस्ट्रिक्ट ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। अब जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके अंदर 2 नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लड नेशनल पार्क। तो ये बहुत बड़ी एरियाज होती है, तो इसमें नेशनल पार्क भी इसके अंडर में आ सकती है, और एक रिजर्व फॉरेस्ट भी है इसमें। नाउ क्राइटेरिया क्या क्या है, हम किस तरीके से बायोस्फीयर, कौन सी जगहों को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया जा सकता है। ऐसी एरियाज जो मिनिमली डिस्टर्ब्ड कोर एरियाज हो, जिनका कोर एरियाज मीन्स कि ये जैसे नेशनल पार्क है, यहाँ पे ये दोनों ये कोर एरियाज हैं, जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज को अलाउ यहाँ पे ज्यादा नहीं किया जाता है। तो वो मिनिमली डिस्टर्ब होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन हो गया है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। बहुत कम डिस्टर्ब एरियाज है, अगर उसी को बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जा सकता है। देन बायोजियोग्राफिक यूनिट शुड बी लार्ज इनफ टू सस्टेन अ वाइबल पॉपुलेशन रिप्रेजेंटिंग ऑल ट्रॉफिक लेवल। मतलब कि इतना, जैसे ये है, ये बहुत बड़ा एरिया है, तो यहाँ पे जो हर ट्रॉफिक लेवल के आपको ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मिलेंगे, और वो सेल्फ सफिशिएंट है। वो बाहर के किसी इकोसिस्टम पे डिपेंड नहीं है अपने सर्वाइवल के लिए। तो इसीलिए बड़ी एरिया को यहाँ पे लिया जाता है। रूरल मोड ऑफ लिविंग होना चाहिए, जो कि एनवायरनमेंट के साथ में हार्मोनियस हो। मतलब जो लोग वहां पर रह रहे हैं, वो ऑलरेडी एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस ही उनकी हो। अब यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व किया जाता है कंजर्वेशन के लिए, और उनके नॉलेज को यूज किया जाता है बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है, बट बहुत ही लिमिटेड, जैसे कि सैंड माइनिंग है, स्टोन माइनिंग है, बहुत कम, इतना कम कि उससे एनवायरनमेंट को कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। तो बायोस्फीयर रिजर्व इस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला है कोर एरिया अंदर का, जैसे कि सपोज ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व, इसका सबसे अंदर का जो एरिया होगा वो कोर एरिया है, जहाँ पे कि कोई ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ यहाँ पे नहीं किया जाता है। फिर आता है बफर जोन बाहर का, इसमें टूरिज्म हो सकता है, ग्रेजिंग वगैरह अलाउड होता है। देन ट्रांजिशन जोन, जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट हो सकता है, क्रॉप कल्टीवेशन, ये सब हो सकता है। अब इस मैप में हम देख सकते हैं, ये है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये है कोर जोन, जो कि हमारा नेशनल पार्क भी है। ये दोनों, तो ये कोर जोन है, और कोर जोन में कुछ भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। तो ऑलरेडी ये क्या है, नेशनल पार्क है दोनों, और नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। बाहर का है बफर जोन, ये वाला जो जोन है बाहर, ये आपको बफर जोन मिलेगा। एंड देन ट्रांजिशन जोन, जो इसका भी आउटर है, दैट इज ट्रांजिशन जोन। तो कोर एरिया ये सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया होता है। इसमें एंडेमिक प्लांट्स, एनिमल्स कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट जेनेटिक रिजर्वायर, जेनेटिक रिजर्वायर मीन्स एनिमल्स प्लस प्लांट्स, इंपॉर्टेंट स्पीशीज है यहाँ पे। कोर एरिया को प्रोटेक्शन मिलता है लाइक अ नेशनल पार्क। जितना नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड होता है, उसी तरीके का यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये ह्यूमन इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं हो सकता। देन है बफर जोन, बफर जोन सराउंड करता है कोर जोन को। अब क्या होगा कि अगर यहाँ पे लोग रहते हैं, तो उनको कुछ तो एक्सेस देना पड़ेगा रिसोर्सेज के लिए।
अगर नहीं दिया जाएगा तो डेफिनेटली कोर एरिया में जाएंगे और वहां पे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो इसलिए बफर जो उनको एक बफर की तरह यूज किया जाता है, और यहाँ पे जो ह्यूमंस हैं उनको कुछ राइट्स दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिमिटेड टूरिज्म हो सकता है, फिशिंग अलाउड होती है, ग्रीजिंग अलाउड होती है, जो कि कोर एरिया में परमिटेड नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पे रिसर्च और एजुकेशनल एक्टिविटीज भी हो सकती है। जो हमारे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, उनमें कोई रिसर्च साइंटिफिक एक्टिविटी नहीं होती है, बट यहाँ पे जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका जो बफर जोन है वहाँ पे रिसर्च की एक्टिविटीज होती है। देन सबसे बाहर वाला ट्रांजिशन जोन, ये वाला तो ये आउटर मोस्ट पार्ट है, इसको जोन ऑफ कॉपरेशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स होते हैं, एंड यहाँ पे सेटलमेंट हो सकते हैं, क्रॉप लैंड्स होती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो सकती है, मैनेज्ड फॉरेस्ट हो सकता है, प्लस इकोनॉमिक यूजेस, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो सकती है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहाँ पे हो सकती है। फंक्शंस क्या क्या है, क्यों हम बायोस्फीयर रिजर्व बना रहे हैं? टू मैनेज जेनेटिक रिसोर्सेज, मतलब जो हमारी प्लांट की, एनिमल की स्पीशीज है उनको कंजर्व करने के लिए, एंडेमिक स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए, पूरा इकोसिस्टम और जो पूरा लैंडस्केप है, पूरा एरिया ही हम कंजर्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होने से यहाँ पे बचाया जा सकता है। कल्चरल और जो कस्टम्स है ट्राइबल्स, वो भी यहाँ पे प्रोटेक्शन उनको मिलता है। डेवलपमेंट की एक्टिविटीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पे करा जाता है। इसमें टू स्ट्रेंथन 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कोई भी डेवलपमेंट है उसमें सोशल डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक होता है और एनवायरमेंट, तीनों चीजों को यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। प्लस लॉजिस्टिक सपोर्ट, मतलब यहाँ पे रिसर्च की जो एक्टिविटीज हैं उसको प्रमोट किया जाता है, एनवायरमेंटल एजुकेशन दी जाती है, ट्रेनिंग वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे करवाई जा सकती है। देन इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। पहला जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व था वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था 1986 में। यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये 3 स्टेट्स में है, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरला, इसके बीच में ट्राई जंक्शन पे नीलगिरी। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है गल्फ ऑफ कच्छ, रण ऑफ कच्छ यहाँ पे। स्मॉलेस्ट डिब्रू सेखोवा, दिस वन असम में। इसके अलावा आप देख सकते हो 18 बायोस्फीयर रिजर्व, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, एमपी में है पन्ना, अचानक मारा अमरकंटक, पांचमारही, एंड उड़ीसा में शिमलीपाल, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन, देन सिक्किम में कंचनजंगा, एंड नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल, दिहांग दिबांग, देन मानस असम में, मेघालय में है नॉकरेक, देन नीचे आ जाएगा हम आंध्र प्रदेश में शेषाचलम, देन केरला में अगस्त्यमलाई, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार। तो ये सब है हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। अब जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उसमें भी 11 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं बाय मैब प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो चलाता है यूनेस्को। तो यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता है कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स को, उसमें हमारे 11 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। नीलगिरी है इस मैप में दिए हुए, नंदा देवी, पांचमारही, अचानक मारा अमरकंटक, नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, अगस्त्यमलाई, ग्रेट निकोबार, शिमलीपाल, सुंदरबन, कंचनजंगा, नॉकरेक, ये सब रिकॉग्नाइज्ड है बाय यूनेस्को। तो हम देख लेते हैं कि हमारे जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी स्पीशीज है जिन्हें कंजर्व किया जा रहा है। पहला नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक 3 स्टेट्स में है। वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट यहाँ से स्टार्ट होकर नीचे तक जाता है, तो वेस्टर्न घाट में ही ये प्रेजेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पीशीज है नीलगिरी थार, लाइन टेल्ड मैक, ये दोनों क्या है, एंडेमिक स्पीशीज है जो सिर्फ यहीं पे मिलती है, वेस्टर्न घाट में ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती। देन नंदा देवी नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में, वेस्टर्न हिमालयाज में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पीशीज स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बियर, गल्फ ऑफ मन्नार नीचे। तमिलनाडु कोस्टल एरिया में है, यहाँ पे डुगोंग नाम का स्पीशीज है जिसको सी काउ भी बोला जाता है। नॉकरेक मेघालय में, रेड पांडा, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, रॉयल बंगाल टाइगर है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, मानस असम में, गोल्डन लंगूर, रेड पांडा, शिमलीपाल उड़ीसा में प्रेजेंट है, इसमें है गौर, रॉयल बंगाल टाइगर, एलिफेंट, दिहाम दिबांग अरुणाचल, पांचमारी एमपी में, यहाँ पे जायंट स्क्वायरल, फ्लाइंग स्क्वायरल, ये सब है। देन अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व में, ये भी एमपी में है। यहाँ पे एंटीलोप है, 4 हॉर्न एंटीलोप, इंडियन वाइल्ड डॉग, सारस क्रेन, रम्प्ड वल्चर। देन रण ऑफ कच्छ गुजरात में है, यहाँ पे है वाइल्ड एस, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, इसमें स्नो लेपर्ड है, कंचनजंगा में भी स्नो लेपर्ड, रेड पांडा, अगस्त्यमलाई, नीलगिरी थार, एलिफेंट, ग्रेट निकोबार यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, डिब्रू सैखोवा इसमें गोल्डन लंगूर है। देन शेषाचलम हिल्स, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व एमपी में, इसमें है टाइगर, चीतल, चिंकारा, सांभर, सॉल्ट बियर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्पीशीज यहाँ पे पाए जाते हैं इन सभी जो 18 हमारे बायोस्फीयर रिजर्व है। देन इंटरनेशनल स्टेटस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का इंटरनेशनल स्टेटस क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व को इंट्रोड्यूस किया था यूनेस्को ने। बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट ही यही है कि मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। अब हम अर्थ पे रह रहे हैं तो हमें डेवलपमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी। डेवलपमेंट करने के लिए हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी तो करनी ही पड़ेगी। उससे
इकोनॉमिक एक्टिविटी से हो सकता है हमारे नेचर को थोड़ा नुकसान पहुंचे, तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कि कंजर्वेशन भी हो और डेवलपमेंट भी हो, दोनों हो हमें करना है। इस तरीके के हमें तरीके निकालने हैं। वही कॉन्सेप्ट हमारा बायोस्फीयर रिजर्व का। तो जो भी गवर्नमेंट होती है, नेशनल गवर्नमेंट्स, वो नॉमिनेट करती है अपने बायोस्फीयर रिजर्व्स को, जो भी मिनिमम एक यूनेस्को ने एक क्राइटेरिया बना के रखा हुआ है बायोस्फीयर रिजर्व का, उसके हिसाब से हर गवर्नमेंट अपने बायोस्फीयर रिजर्व्स को नॉमिनेट करती है। और फिर कुछ उसमें से मैप एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम यूनेस्को के अंडर में इंक्लूडेड होता है, जैसे कि इंडिया से 11 इंक्लूड किए गए हैं। ग्लोबली 686 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं 120 कंट्रीज में, एंड 20 उसमें से ट्रांसबाउंड्री साइट्स भी हैं। ट्रांसबाउंड्री साइट्स मींस जैसे सुंदरबन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब ये सुंदरबन इंडिया में भी है और ये बांग्लादेश में भी है। 60% ये बांग्लादेश में है और 40% ये इंडिया में है। तो ये क्या हो गया, ट्रांसबाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व, दो कंट्रीज में है, तो उसको स्पेशल अटेंशन देना पड़ता है। To join our online course, please visit registration link given in the description box. You can contact us on given numbers regarding any query related to online courses.